बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग यहाँ से ही सर्वे शुरू करेंगे। कफील ने नक्शे पर पड़ी आड़ी तिरछी लकीरों को देखते हुए सड़क के जानिब इशारा करते हुए कहा। मैंने मजदूरों को सारी बात समझा दी कि यहाँ इस जगह से जमीन खोद दो। मेरे कहने की देर थी कि तमाम मजदूर अपने औजारों के साथ सड़क के नीचे बहुत ही गहराई में जाकर खुदाई करने में मसरूफ हो चुके थे कि अचानक ही भाला इस कदर जोर से लगा कि एक मजदूर चकरा कर गिर गया, क्योंकि भाला कहीं और नहीं बल्कि एक नन्ही सी मखलूक के सर पर लगा था, जो जमीन में से चलती हुई अचानक ही सामने आ गई। फिर क्या था, मजदूरों ने चीखते हुए दाएं से बाएं देखा और उस मखलूक का पीछा करते हुए उसके पीछे ही चले गए। जमीन का वो हिस्सा जो खोदा हुआ था, जब उसमें मेरा मजदूर चला गया तो वो अचानक बंद हो गया। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए किसी से मजीद कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। सारे मजदूर तितर बितर हो गए और कफील भी कई कदम पीछे हट गया। काफी देर गुजरने के बाद भी जब वो मजदूर वापस नहीं आया तो मैंने सबको सामान पैक करने का कहा। अमजद साहब, ये सब कुछ क्या हो गया है? कफील मुझसे पूछ रहा था, और हकीकत तो यही थी कि इस वक्त से मेरा अपना दिमाग मुकम्मल तौर पर माउफ हो चुका था। मैं मजीद क्या कहता किसी को। मुझे घर में नूर की भी फिक्र थी कि वो घर में अकेली है, इसीलिए कफील को समझाकर खुद घर की राह ली। अक्टूबर की आखिरी शामें भी अक्सर ही समझ से बाहर होती हैं। कभी तो शदीद गर्मी और कभी हवा के झोंकों से मौसम में तब्दीली आ जाती है। लेकिन सत शुक्र कि मेरे घर का सेहन कच्चा है और इसमें लगे सारे ही दरख्त मुझे बेहद पसंद हैं। लेकिन खास तौर पर गेंदे का दरख्त तो समझ लीजिए कि मेरी इसमें जान है। बेहद प्यारा सा दरख्त है जिस पे बड़े ही हसीन फूल खिलते हैं। आज मैं सरे शाम ही मौसम के तेवर देखते हुए सारे घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर रही थी कि अचानक ही मौसम ने अंगड़ाई ली और फिर शदीद तूफानी हवाएं चलने लगी। पूरा दिन कमरों में बंद रहने की वजह से शाम के वक्त मेरा यही दिल चाहता था कि मैं सहन में निकल कर बैठूं और कुदरती रानाइयों को देखूं। मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो न जाने क्यों एक अजीब सी बेबसी सी मुझे नजर आई, जैसे आज आसमान कुछ उदास हो। अमजद को भी घर आने में आज देर हो गई थी, लेकिन ये मौसम और इसके तेवर मेरे दिल को हौला रहे थे कि यूं तो मैं कभी भी घर में अकेली नहीं रही हूं। फिर ऐसा क्यों? मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मैं आजकल घर में अकेली ही रह रही थी। जब अमजद घर आ जाते तो सब ठीक होता, लेकिन जब वो घर से बाहर होते तो मेरी रूह में अजीब सी बेचैनी दर आती थी। अमजद के इंतजार में मैं न जाने कब तक टहलती रही कि गेंदे के दरख्त से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ये यकीनन मेरा वहम ही था, क्योंकि गेंदे का दरख्त तो अब बातें नहीं कर सकता था ना। मैंने ये सब कुछ अपना वहम समझते हुए कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन अभी मेरा एक कदम कमरे के अंदर और दूसरा कमरे से बाहर ही था कि तेज हवा के झोंकों से पूरे सहन में गेंदे के पीले पीले से फूल गिरने लगे, जिसकी वजह से सारा सहन पीला हो गया। न जाने क्यों ये मंजर मुझे बेहद भला लगा और मैं बजाय कमरे में जाने के वहीं बरामदे में बैठकर ही उन गिरते हुए पीले फूलों को गौर से देख रही थी। अभी मैं कुछ मजीद भी उनके बारे में सोचती कि अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी फुहार बरामदे से होती हुई कमरे तक जा रही थी। बस इसी से बचने के लिए मैं कमरे में चली गई। क्लॉक की तरफ नजर दौड़ाई तो रात के 8 बज रहे थे, लेकिन अमजद का कहीं कोई अता पता नहीं था। मैं कमरे में जा बैठी। एक ही घर में 2 लोगों का काम कितना होता है।
इसीलिए इधर उधर की सोचों में दिमाग फट रहा था कि अचानक से दरवाजे की होने वाली दस्तक को पहचानते हुए भागती हुई सहन में आई और दरवाजा बिना पूछे खोल दिया। सामने अमजद ही खड़े थे। उनके कपड़े कहीं से भी भीगे हुए नहीं थे। मैं बड़ी हैरान हुई। मेरी हैरत को मजीद झटका उस वक्त लगा जब उन्होंने बताया कि उनके काम करने की जगह से लेकर घर के सामने इस गली तक बारिश की कोई बूंद भी नहीं गिरी। मैंने इस बात को मजाक समझा और फिर चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए दोबारा सहन में से होती हुई कमरे में वापस चली गई। जब मैं सहन से गुजर रही थी तो मेरे कदम ठिठक गए, क्योंकि सहन में गिरे गेंदे के सारे ही फूल मुकम्मल तौर पर साफ हो चुके थे। हैं? ये फूल कहाँ गए? मैंने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। मेरी आहिस्ता सी आवाज को भी अमजद सुन चुके थे। नूर, खाना लाओ भाई। क्या पूरा दिन इन पत्तों और फूलों को देखकर तुम्हारा दिल नहीं भरता? वो मेरे साथ पहले दिन से ही ऐसे थे। न जाने क्यों हर वक्त ही शदीद खफगी में रहते थे। अब तक गुजरे हुए 5 सालों में मुझे उनके रवैये की इस कदर आदत हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। हम दोनों ने खाना खाया और शदीद थकावट के बायस अमजद ने जल्द ही सोने की तैयारी कर ली। बस फिर मैं थी और मेरी लाजवाल तन्हाई, जिसका खला कभी भी भर नहीं सका था। फिर कुछ ये कि अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से भी नहीं नवाजा था, जिसके बिना पर अमजद और मेरे दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही थी। खैर, अब इन सारी बातों की तो मुझे बेहद आदत हो चुकी थी, लेकिन असल मसला तो ये है कि अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसके बारे में मैं क्या कहूँ। मैंने जब देखा कि अमजद सो चुके हैं तो जल्दी से सहन में आ गई। अब मौसम मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। बहुत मोटे और चमकदार सितारे अपनी रोशनी से सारे आंगन को चमका रहे थे। गेंदे के फूलों से भरा ये दरख्त मेरी सास ने अपने हाथों से लगाया था। कुछ देर तक मैं किचन में काम करती रही, फिर फारिग होते ही कमरे में आ गई। अमजद बहुत पुरसुकून होकर सो रहे थे, गोया मेरे सारे हुकूक पूरे कर दिए। मैं काफी देर तक उनके चेहरे की जानिब देखती रही। बहुत बहुत दिल करता है कि काश वो कभी मुझे अपनी बीवी समझकर मेरे हुकूक को पूरा करने की कोशिश करें। मेरे जज्बात को परवान चढ़ाना और फिर उन जज्बात की तस्कीन भी तो एक हक ही है ना, जिस अमजद ने कभी भी पूरा करने की कोशिश नहीं की। मुझे वो रात याद आ गई जब मेरी कज़न की शादी थी। वहाँ उसकी मेहंदी में शायद मैं ही सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि मेरी कज़न के दोस्त होने के नाते अमजद भी उस मेहंदी में शरीक थे। उनकी बार बार उठती निगाहें मेरे उस अंदाज में तवाफ करती थी कि मैं झेंप कर रह जाती थी। पूरी रात में उनकी नज़रों के हिसार में रही। फिर कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि उन्होंने मेरे लिए अपना रिश्ता भेज दिया, जो दिलो जान से कबूल कर लिया गया था। लेकिन अभी शादी में कुछ वक्त बाकी था। मेरे वालिद एक ठेकेदार थे। उनके कारोबार में बरकत की वजूहात थी, शायद उनकी खैर सगाली की आदत थी। हर रोज उनकी जेब से हजारों के हिसाब से पैसे निकलकर गरीबों की जरूरियात को पूरा करते थे। यही वजह थी कि हमारे घर में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं थी। अब्बा ने अमजद की फितरत को समझने के लिए और उसके तौर अतवार देखने के लिए कुछ अरसे के लिए उसी के साथ सड़कों के ठेके लेने शुरू कर दिए। आखिरकार बेटी की जिंदगी का मामला था, ऐਵੇਂ ही तो नहीं सुलझाना था ना। एक शाम को अब्बा घर आए तो कुछ परेशान से मालूम हुए। मैं किचन में शाम की चाय बनाने में मसरूफ थी कि अब्बा अम्मी के पास ही बैठ गए और सरगोशी के अंदाज में कहने लगे कि काफी दिनों से एक बात नोट कर रहा हूं कि अमजद अब मुझसे पहले की तरह खुलकर कोई बात नहीं करता, बल्कि कुछ उदास सा है। अरे तो आपने पूछ लिया होता ना, आखिर को हमारा होने वाला बेटा तो है, दामाद भी तो बेटे ही होते हैं ना। फिर क्या अपने बेटों से इंसान कुछ नहीं पूछता? अम्मा ने पलट कर जवाब दिया और प्लेट में बर्फी के टुकड़े रखते हुए अब्बा के सामने किए। इतनी देर में चाय रखकर जैसे ही मैं बाहर को लौटी तो अब्बा कहने लगे, तुम भी कमाल करती हो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने उससे कुछ नहीं पूछा? अरे पूछ पड़ताल करके ही तो तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने इसहाक के जिम्मे ये काम लगाया था। वो बता रहा था कि जब से उसकी मंगनी हमारे घर में हुई है, उसके आसपास के सब जानने वाले कहते हैं कि अमजद पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि उसे कोई चुप सी लग गई है। अब्बा ने मुतज़ब्ज़ब से लहजे में कहा,
अच्छा, तो अगर उसे इस मंगनी से कोई मसला है तो हम ये मंगनी खत्म कर देते हैं। हमारी बेटी तो अभी हमारे घर में ही बैठी है, इसका भला क्या बिगड़ गया। अम्मा की ये बात सुनकर मुझसे चीनी की एक प्लेट गिर के टूट गई। अम्मा इतनी आसानी से ये बात कैसे कर सकती हैं? अरे बेवकूफ औरत, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? बेटियों के मामलात बेहद नाजुक होते हैं। मैं इस मामले को खुद देख रहा हूं ना, मैं खुद ही देख लूंगा। अब्बा ने चाय पीनी शुरू कर दी और मेरे दिल में अजीब व गरीब से वसवसों ने जगह बना ली कि न जाने अब क्या होगा। कुछ दिन इसी परेशानी में गुजरे। अमजद के वालिदैन अपनी छोटी बेटी के पास इंग्लैंड में रहते थे, इसीलिए सिर्फ मंगनी पर आए या फिर अब शादी पर ही आएंगे। इसीलिए अब्बा ने मेरी सास ससुर से बात करना मुनासिब न समझा, बल्कि अमजद वाले मामले को महज अपना वहम समझते हुए नए सिरे से कुछ सोचना शुरू कर दिया। 2 माह के बाद अमजद के वालिदैन बाहर से आ गए तो हमारी शादी की तारीख महज 1 हफ्ते के वक्फे से रख दी गई। बस मैं ब्याह कर पिया के घर से धार गई। कुछ दिन तो सास ससुर मेरे पास रहे, लेकिन फिर वो इंग्लैंड बेटी के पास चले गए। अमजद कुछ दिन की छुट्टी के बाद दफ्तर चले गए। बस फिर मैं होती हूँ और मेरी तन्हाई। कैसा भरा पूरा घर छोड़कर आई थी और अब यहाँ। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अमजद की लाजवाल खामोशी शुरू हो गई, जो मेरे लिए अक्सर ही जानलेवा साबित होती थी। अमजद की एक चचाजाद हमारी हमसाई भी थी। मैंने शादी वाले दिन भी उसे देखा था। बड़े ही रख रखाव वाली सुलझी सी लड़की थी, लेकिन जब मुझे उसकी जाती जिंदगी के बारे में पता चला तो मैं बेहद उदास हो गई, क्योंकि वो पिछले 2 साल से एक मुतल्लका थी। काश मैं उसके बारे में ना ही जानती। बड़ा ही अफसोस हुआ। मैं सच कहूं तो यही हकीकत थी कि वो इस कदर खूबसूरत थी कि हाथ लगाने से महली होती थी। न जाने क्यों अच्छे और प्यारे लोगों के साथ ही ये सब कुछ होता है। फिर वो हमारे घर में बहुत आने जाने लगी, तकरीबन हर वक्त हमारे घर में ही रहने लगी, और मैंने महसूस किया कि उरूज की मौजूदगी में अमजद भी बेहद खुश रहते हैं। बात बात पर हंसते भी हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने की बात करती है तो एक दफा लाजमी कहते हैं कि क्या करोगी जाकर, अच्छा कुछ देर और ठहरो ना यहाँ। लेकिन न जाने क्यों वो सरे शाम ही जाने की जिद करती। शायद उसका यही अंदाज था जिसके बिना पर वो अमजद के करीब होती जा रही थी। ओह, ये जिंदगी भी, काश मुझे मौत ही आ जाए। धड़ाम की आवाज ने मेरे माजी को एकदम से चकनाचूर कर दिया। मैं सहम कर एकदम से उठ बैठी, क्योंकि बाहर से किसी चीज के गिरने और फिर साथ ही एक चीख की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैं सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी जब एक दफा अमजद ने भी करवट ली और आध खुली आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उनके डर से जल्दी से आंखें मूंद ली, क्योंकि अमजद को हमेशा से ही यूं देर तक जागने पर बड़ी शदीद कोफ्त होती थी। इसीलिए मैंने आंखें मूंदी और कुछ ही देर के बाद अमजद के खराटों ने यह बावर करवा दिया कि वो सो चुके हैं। मेरा ध्यान अब मुकम्मल तौर पर बाहर की तरफ था, जहां से एक चीख की आवाज आई थी। मैं चप्पल अड़सती हुई तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं कुंडी खोलने लगी तो बाहर किसी के चलने की वाज़े आवाजें आने लगी। मैं जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यूं उस तरह से अकेले बाहर निकलूं और जाकर देखूं कि वहां कौन है। मैं जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। नींद तो पहले ही नहीं आती थी, आज तो इस जगरते में खौफ भी शामिल हो गया। मैं वापस पलटी और दोबारा बेड पर आ गई। अब एक कदम बेड पर और दूसरा नीचे ही था कि किचन में पड़े बर्तनों में से चीनी की एक प्लेट धड़ाम से फर्श पर गिरी और चकनाचूर हो गई। मैं दौड़ते हुए अमजद के पास गई और उन्हें डरते डरते उठाते हुए कहा, वो अमजद, वो वहां बाहर कोई है, आप आए, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ आए, आकर देखें। वो एकदम से उठकर बैठ गया और मेरे साथ बाहर चलने के लिए चुपचाप तैयार हो गए। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि यह मौजज़ा आज कैसे हो गया कि चुपचाप ही बाहर चलने को तैयार हो गए। खैर, हम दोनों एक ही साथ बाहर निकले और हमारे सामने एक मोटी काली बिल्ली किचन की खिड़की में से बाहर निकलकर गेंदे के दरख्त पर एक ही जस्त में चढ़ गई। मैंने बिल्ली को देखा और फिर अमजद की तरफ, जहां शिकायतों का एक अंबार लगा हुआ था कि इस बात के लिए तुमने मेरी रात भर की नींद बर्बाद कर दी। मैं शर्मिंदा सी खड़ी थी जब भी वो मेरी तरफ पलटे और कहने लगे कि मेरी माँ जब तक यहाँ इस घर में थी ना, वो कभी भी किचन की कुंडी खुली नहीं छोड़ती थी। एक तुम हो कि अक्सर ही तुमसे ये सब। उफ, मेरी समझ से बालातर है कि मैं
तुम्हें कैसे मजीद समझाऊं। वो पैर पटकते हुए कमरे की तरफ दोबारा चले गए। इस दफा उन्होंने मुझसे नहीं कहा, मैं यहाँ पे ही खड़ा हूं या खड़ी हूं, तो तुम जल्दी से किचन की खिड़की बंद करो या कमरे में आ जाओ, मेरे साथ ही चलो। लेकिन वो खामोशी से कमरे में चले गए, चुपचाप, मुझे अकेली को वहीं पर छोड़ते हुए। रात के पिछले पहर में हवाएं भी कुछ तेज थी। इस मौसम में मजीद ठंड लग रही थी। हवाएं मेरे जिस्म से टकरा रही थी, गोया मेरे जिस्म में घुसकर मुझे सर्दी लगा रही थी। मैं तेजी से किचन की तरफ मुड़ी, लेकिन वहां के मंजर ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए, क्योंकि वहां तो कोई बर्तन टूट कर नीचे गिरा ही नहीं था, बल्कि सारी प्लेटें भी सही सलामत नजर आ रही थी। यह बात मेरे लिए मजीद तकलीफ का बायस थी। मैंने खिड़की की जानिब बढ़ते हुए उसे देखना चाहा, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद था कि मैंने रात को कमरे में जाने से पहले सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद बंद किए थे। अब जैसे ही मैं खिड़की की जानिब बढ़ी तो वो पहले से ही बंद पड़ी थी। इस बात ने मुझे मजीद डरा कर रख दिया। मैं एकदम से पीछे को मुड़ी। घबराहट का आलम इस कदर शदीद था कि मेरे हाथों की कपकपाहट में खुद बड़े वाज़ेह अंदाज में महसूस कर सकती थी। अब तो अमजद की नजरों में मैंने जो गिरना था मैं गिर ही चुकी थी। इसीलिए मैंने इत्मीनान से पूरे घर का चक्कर लगाया और यही देखना चाहा कि क्या हुआ है रात के इस लम्हे में। लेकिन हर तरफ सब कुछ ठीक ही लग रहा था। मैं तसल्ली करके कमरे में चली आई। अमजद तो बड़ी ही तसल्ली से एक दफा फिर से ख्वाब नगरी में जा चुके थे। अब की दफा मैंने भी पूरी कोशिश की कि जो बची कुची रात है उसको लेकर गनीमत जानूं और चुप करके सोने की कोशिश करूं। और मैं वाकई कुछ ही देर में सो भी गई थी। सुबह कब हुई, कितनी गुजर भी गई, मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ जब अमजद उठाकर दरवाजे मारने लगे। ये उनका पुराना अंदाज था गुस्सा उतारने का। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से किचन की तरफ भागी। जल्दी से उनके लिए नाश्ता बनाया और फिर उनको पेश करते हुए बाकी कामों में लग गई। कुछ ही देर में अमजद निकल चुके थे। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और गेंदे के दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। पूरी रात की तेज हवाओं ने गेंदे के बहुत सारे फूल गिरा दिए थे, लेकिन मुझे ये गिरे पड़े से फूल भी बेहद खूबसूरत लगते थे। इसीलिए मैंने उन्हें उठाने के बजाय यूं ही गिरा हुआ रहने दिया। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई भी काम करूं। मैंने अच्छा सा नाश्ता बनाया और फिर उससे भी ज्यादा अच्छे अंदाज में बैठकर खाया। आज जैसे मैं बहुत ही फारिग थी, कोई काम था ही नहीं। इसीलिए मैंने टीवी चला लिया और मजे से अपनी पसंदीदा मूवी देखने लगी, जिसको अभी शुरू हुए कुछ ही देर गुजरी थी। मैं नाश्ते के साथ साथ पूरी दिल जमई से मूवी भी देख रही थी, जब ही मेरा ध्यान उस चैनल पर चलने वाले एक इश्तिहार पर पड़ा। आमिल बाबा सन्यासी, बे औलादी का बेहतरीन इलाज करने वाले। कोई तावीज नहीं, कोई दवा नहीं, बल्कि कुरानी आयात से मुकम्मल इलाज किया जाता है। अफाका ना होने की सूरत में बेशक कभी दोबारा यहाँ मत आए। मैंने वहां पर दिया हुआ नंबर नोट किया और दिल में एक तहैया करते हुए एक जोश के साथ घर के बाकी काम निपटाने लगी। अमजद से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कल खुद अकेली ही वहां जाऊंगी। रास्ते तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछती हुई वहां चली जाऊंगी। अब मुझे कल का बड़ी बेचैनी से इंतजार था। शाम को अमजद घर आए तो मूड हस्बे मामूल कुछ बेहतर था। मैंने कोई गौर नहीं किया, बस मुझे कल का इंतजार था। बड़ी ही मुश्किल से रात काटी और फिर अगले दिन अमजद के जाने के आधे घंटे के बाद ही मैं निकल गई। गली की नुक्कड़ पर मुझे एक रिक्शा मिल गया। मैंने उसे एड्रेस समझाया और फिर उसमें सवार होकर अपने मतलूबा मकाम तक पहुंच गई। वहां जाने में मुझे 1 घंटा लगा। इस कदर लंबा सफर था, लेकिन उम्मीद नेक थी और अमल भी। इसीलिए मैं खुशी खुशी हर तकलीफ से दो चार होने के लिए तैयार थी। वहां पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। काफी रश होने की वजह से मेरी बारी बहुत ही देर से आई। दोपहर गुजरती जा रही थी। मैं अपनी बारी आने पर जब कमरे में दाखिल हुई तो रूहानियत का एक अजीब सा एहसास हुआ, जिसमें बाबा जी के सामने गई। उन्होंने मुझे मगरिब के बाद गेंदे के दरख्त के नीचे बैठकर तिलावत करने को कहा। मैं पहले तो कुछ हैरान हुई, लेकिन इसे एक दवा और दुआ समझते हुए इस पर अमल करने की ठान ली। मैं कुछ देर के बाद वहां से निकली, लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकली तो सामने बाबा को देखकर बेहद परेशान हुई। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़े थे, लेकिन वो किसी भी वक्त मुड़कर मुझे देख सकते थे। इसीलिए मैंने छुपे हुए चेहरे को मजीद ढांप लिया और अब की दफा पहले से ज्यादा तेजी से निकलते हुए किसी रिक्शे की तलाश में निकल पड़ी।
مجھے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ ایک رکشے کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھ کر، اسے منہ مانگی رقم دیکھ کر اس میں سوار ہو کر دم لیا۔ اب رکشہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں شدید الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ رکشے والے سے کہنے لگی کہ اگر اس کے رکشے میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کسی اور کا بندوبست کر دے، لیکن اب وہ اتنی امیر سواری کو کہاں جانے دیتا۔ اسی لیے اس نے سر توڑ کوشش کی اور رکشہ بالآخر اسٹارٹ ہو ہی گیا۔ میں آدھے راستے میں پہنچی تو مجھے ایسے لگا کہ سڑک کی دوسری طرف گاڑی میں کوئی جانی پہچانی صورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جگہ پر جا کر سگنل رک گئے، اسی لیے رکشہ بھی رک گیا۔ اس وقت میں نے سڑک کی دوسری طرف دیکھا تو وہ عروج تھی۔ شاید یہاں تک تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک لمحے کے لیے میری سانسیں رک گئیں جب دروازہ کھولتے ہوئے میں نے امجد کو اس گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ میری سانس بند ہی ہو جاتی اگر سگنلز نہ کھلتے اور گاڑی آگے نہ بڑھتی۔ امجد کے چہرے پر اس قدر خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے، بلکہ ویسے ہی جس طرح میرے ساتھ پہلی ملاقات میں بکھر گئے تھے۔ میں حیران سی دونوں کو تخیل کے پروں سے اڑتا ہوا دیکھ رہی تھی، حالانکہ گاڑی تو کب کی آگے جا چکی تھی۔ میرے آنسو موتیوں کی طرح بکھر کر میرے گالوں پر بہنے لگے اور میں یہ بھول ہی گئی کہ میں اس وقت گھر سے باہر ہوں۔ ایک رکشے والے کے ساتھ سفر کیسے اور کس طرح سے کٹا مجھے پتا ہی نہ چلا۔ گلی کی نکڑ پر رکشہ والے نے مجھے اتارا۔ میں بے دہانی میں اسے کرایہ دے کر میں آگے بڑھی۔ میرے ہوئے قدموں سے گھر واپس آئی اور وقت پر نظر ڈالی تو 3:45 ہو چکے تھے، لیکن میرا وقت تو وہیں کہیں تھم چکا تھا۔ میں تو شاید ہار ہی چکی تھی اور اب ایک لاوارث لاش کی طرح کہیں پڑی ہوئی تھی۔ ہائے عروج میرے امجد کو مجھ سے چھین لے گی، یہی خیال مجھے ستانے لگا۔ پتہ نہیں شاید وہ مجھ سے چھین ہی چکی ہے۔ لڑکتے ہوئے آنسو بہنے لگے اور میرے دامن کو بھگونے لگے۔ کتنا وقت گزر گیا کچھ پتا نہیں چلا۔ میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور پھر کچن میں جا کر کچھ پکانے لگی۔ 2 بندوں کا آخر کھانا ہوتا ہی کتنا ہے، میں نے جلدی سے بنا لیا۔ آج امی ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ امی کا فیصلہ اس وقت منگنی ختم کر دینے کا بہترین ہی تھا۔ کاش اس وقت مان لیا ہوتا تو یہ نوبت کبھی بھی نہ آتی۔ مغرب کی اذانیں کہیں دور دور سے ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے تخلیقات کی دنیا سے باہر نکلتے ہوئے یاد کیا کہ آج مجھے کوئی بہت ہی ضروری کام کرنا تھا۔ اوہ ہاں، آج سے تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی تھی۔ پھر پورے دن کے مناظر میری آنکھوں میں گھوم گئے۔ میں نے وضو کیا اور گیندے کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت کرنے لگی۔ بہت ہی پرکیف سی کیفیت تھی۔ میرے دل کو دماغ کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ جب میں اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھتی تھی تو درخت نے ایک دم سے حرکت شروع کر دی تھی۔ مطلب اس کی شاخیں اور پتے ہلنے لگ گئے تھے۔ لیکن میں تلاوت میں اس قدر محو تھی کہ میں نے یہ بات اس وقت بالکل بھی محسوس نہیں کی، لیکن بعد میں مجھے یہ سب بہت اچھا محسوس ہوا۔ میں تلاوت کر چکی تھی اور اب کھانا کھانے کے لیے کچن کا رخ کر لیا۔ آج نہ جانے کیوں پہلی دفعہ میرے دل میں امجد کے لیے ایک عجیب سا نفرت آمیز جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ لاپرواہی کے انداز میں نے جلدی سے کھانا مکمل کیا اور پھر باہر صحن میں آ کر ٹہلنے لگی۔ عشاء کی اذانیں ہونے کو تھیں، لیکن امجد ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ابھی مجھے کچھ پریشانی ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہمت رکھتے ہوئے اندر کمرے میں لگے PTCL سے اماں کو کال کر دی۔ وہ بھی شاید بہت ہی بے چین تھی میری آواز سننے کو، اسی لیے کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ رات کے تقریباً 10 بجے امجد گھر آئے۔ بے حد تھکے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر نئی امنگوں اور رہنائیوں کے آثار بڑے ہی واضح تھے۔ میں نے حسب معمول کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ خاموشی سے ان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کھانا رہنے دو، میں نے دفتر میں ہی کھا لیا تھا۔ ایسے کرو 1 کپ چائے بنا دو، اور ہاں جلدی کرنا، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ یہ حکم صادر کرتے ہوئے امجد موبائل میں مصروف ہو گئے اور میں جلے بھنے کوئلے کی مانند کچن کی طرف چل دی۔ چائے بنائی اور کمرے میں لے گئی۔ وہ ابھی تک موبائل میں مصروف تھے۔ چائے کا کپ ایک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگے۔ میں خاموش ہی رہی، کیونکہ بولنے کا حق میرے پاس تھا ہی نہیں، کیونکہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات اولاد ہی بولنے کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ وہ فی الحال میرے پاس نہیں تھی۔
امجد نے اپنے روٹین کے مطابق مجھے اگنور ہی کیا اور میں نے بھی آج آنسو بالکل بھی نہیں بہائے، بلکہ خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی رہی۔ آج میں ان سے بھی پہلے سونے لگی تھی۔ دل کو نہ جانے کیوں ہر وقت ایک دھچکا سا لگا رہتا تھا۔ وہ آج بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ میں پرسکون سی تھی۔ رات کتنی گزری میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب ایک دم سے میری آنکھ کمرے میں موجود روشنی کی وجہ سے کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ امجد کال پر مصروف ہیں۔ دوسری طرف عروج تھی، کیونکہ اس طرف امجد نے کوئی 10 گھڑی اس کا نام لیا تھا۔ میری برداشت کی آخری حد تھی۔ مجھے بس صبح کا انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں امجد کے جاگنے کے انتظار میں تھی۔ وہ اٹھے، ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر حسب معمول دفتر کے لیے اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں کے لیے نکل پڑے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر جانا تھا۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ امجد بڑے ہی مصروف سے انداز میں بولے، ہاں تو چلی جاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ کچھ دن وہیں رہ لینا، کوئی جلدی نہیں۔ امی لوگوں نے اگلے مہینے آنا ہے، اسی لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہ آستینوں کے کف بند کرتے ہوئے کہنے لگے، اچھا امی لوگ آ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں چھپی بات میری زبان پر آ گئی۔ ارے تو کیا ہوا اگر تمہیں نہیں بتایا تو؟ تمہیں اگر اتنی ہی فکر ہوتی ہے تو خود فون کر لیا کرو نا، گھر میں سب کچھ تو موجود ہے۔ لیکن تم ایسا کیوں کرنے لگی؟ آخر کا وہ میرے ماں باپ جو ہوئے۔ امجد تو شاید کسی موقع کی تلاش میں تھے، اسی لیے نان سٹاپ بولتے جا رہے تھے، لیکن میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی جس پر وہ اس قدر گرمی دکھا رہے تھے۔ بہرحال اسے بھی اپنی ایک اور آزمائش سمجھتے ہوئے میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ امجد جب مکمل طور پر شانت ہو گئے تو پھر دفتر کے لیے نکل پڑے۔ آج بہت عرصے کے بعد میرا دل کیا کہ میں انہیں دروازے کے پیچھے سے ایک دفعہ دیکھ تو لوں۔ وہ آج بھی ویسے ہی بے حد حسین اور ہینڈسم تھے، لیکن ان کا دل کس قدر بدل چکا تھا کہ مجھے آج اس بات کا شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ جو اس قدر چاہتوں والے ہوتے ہیں نا، ان کی چاہتیں بعض اوقات پانی کا مختصر سا بلبلہ ہی ثابت ہوتی ہیں، جو ایک ہی پھونک سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ خیر، میں نے ساری سوچوں کو پس پشت ڈال دیا اور پھر کمرے میں گئی۔ کچھ کپڑے اپنے ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھے، بیرونی دروازے کے پاس پہنچ کر گھر کو ایک دفعہ دیکھا اور بس پھر نکل پڑی۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا، بلکہ بنا ناشتہ کیے ہی کچھ تھوڑے سے کپڑے لے کر نکل پڑی اور ماں کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ وہ سب مجھے اس وقت اس حالت میں دیکھتے ہوئے بے حد پریشان ہوئے، لیکن میں نے ان کو یہی بتایا کہ کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئی ہوں، چند دنوں کے بعد چلی جاؤں گی۔ ارے ہم ایسا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں آئی ہو، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنی صبح اچانک، اور یہ امجد کیوں نہیں آیا؟ اماں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے اماں انہیں کوئی بہت ضروری کام تھا، وہ مجھے دروازے تک تو چھوڑ گئے ہیں، کہہ رہے تھے کچھ دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ سب میری باتیں سن کر کچھ مطمئن ہو گئے۔ ابا گھر نہیں تھے، وہ کچھ دنوں کے لیے کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے شادی کے بعد آج اماں کے گھر میں کچھ سکون سا محسوس کیا۔ میری دونوں بڑی بھابیاں الگ رہتی ہیں اور گھر میں صرف ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ ابھی کمارا ہے، اور امی ابا رہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے سوائے اس گھر کے مالک کے نواسے نواسیوں کے علاوہ۔ اماں کے یہاں تو بہت بڑا لان ہے اور اس لان میں ہر طرح کے پھول پھل بھی ہیں، سب سے بڑھ کر گیندے کا ایک درخت بھی ہے۔ میں نے شکر ادا کیا، ورنہ وہاں سے نکلتے ہوئے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاید مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اماں کے ہاں بھی گیندے کا درخت ہے۔ پورا دن میں نے اماں کے پاس ہی گزارا۔ پھر مغرب کی اذان شروع ہوئی اور ساتھ میں نے گیندے کے درخت کے نیچے جا کر تلاوت شروع کر دی۔ پوری دل جمعی کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے دل کے بے سکون گوشے پہلے سے کہیں زیادہ سکون محسوس کر رہے تھے۔ میں نے قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا اور پھر اسے طاق میں رکھ دیا۔ اماں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کھانا تیار بھی کیا اور پھر کھا بھی لیا، کیونکہ جمشید آج کل دوست کے ساتھ مل کر کسی نئے کاروبار کے بارے میں طریقے سمجھ رہا تھا۔ ابا تو گھر تھے ہی نہیں، اسی لیے ماں بیٹی بڑی زیادہ باتیں کرتی رہی۔ ارے وہ تمہارے سسرال میں ایک لڑکی ہے نا، کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ ہاں یاد آیا، عروج۔ اس کی کہیں شادی ہوئی یا نہیں ابھی تک؟ ماں نے بڑے اطمینان سے مجھ سے عروج کے بارے میں پوچھا۔ جی اماں، وہ تو اپنے گھر میں ہی ہوتی ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، وہ یہاں ہمارے گھر میں بہت ہی کم آتی ہے۔
میں نے انار کے دانوں کو منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، چلو اللہ نیک نصیب کرے۔ اماں نے دعا دی اور پھر میرے ساتھ مل کر انار کھانے لگی۔ رات بھر میں اماں کے ساتھ لپٹ کر سوئی رہی۔ کس قدر سکون تھا کہ جیسے مجھے اور تو کوئی غم ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ رات بھر میری آنکھ نہیں کھلی۔ صبح بڑی مشکل سے نماز پڑھی اور پھر سے بستر میں گھس کر سو گئی۔ اماں نے بھی مجھے پھر سے نہیں جگایا۔ میں دن کے 11 بجے اپنی مرضی سے اٹھی، پھر ناشتہ کیا۔ کام والیوں نے گھر کا سارا کام کر دیا۔ میں گیندے کے درخت کے پاس سے گزر کر موتیوں کے پودے کے پاس جانے کی کوشش میں تھی کہ ایک گیندے کا پھول مجھ پر گرا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے بالوں میں لگا لیا اور پھر خوشی خوشی لان میں لگے جھولے میں جا بیٹھی۔ کاش وقت یہیں پر تھم سا جائے، مجھے کبھی بھی واپس سسرال میں نہ جانا پڑے، اور شاید یہی قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں پھول کو بار بار ہاتھ لگا کر دیکھتی تھی کہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ شام کے وقت اماں نے مجھے گیندے کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آئیں اور کچھ کہنے لگی۔ میں نے انہیں منع کر دیا اور پھر سے پڑھنے لگی۔ وہ میری تلاوت کے اختتام کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں پڑھ چکی تو میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں دائیں سے بائیں دیکھنے لگی لیکن کچھ بھی تو نہیں تھا۔ نور، تم یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر ہی تلاوت کیوں کرتی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ یہ ساری باتیں سچی ثابت ہوتی ہیں کہ درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں ان باتوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے نا۔ اماں کے صرف ہونٹ ہلتے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھی تاکہ قرآن پاک کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ سکوں۔ میں اٹھی، تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی۔ میں نے بڑے ہی واضح انداز میں کسی اور کو بھی اپنے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا، لیکن اس وقت میں کسی بھی قسم کے سوال جواب کے حق میں ہرگز نہیں تھی۔ قرآن پاک کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا اور پھر اسی طرح سے واپس لان میں آ گئی، بلکہ مجھے کوئی چیز کھینچ کر لان میں لے آئی۔ اماں ساتھ والی بچی سے درمیان والی چھوٹی دیوار سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرانے لگی، لیکن آخر تک خود کو ہوش میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن میں ناکام ہو چکی تھی۔ میں گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اماں کی نظر جب مجھ پر پڑی تو میری طرف بھاگتے ہوئے آئیں۔ ابا بھی نہ جانے کہاں سے ایک دم سے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ سب میری طرف بڑھے، مجھے کچھ ہوش خبر نہیں تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی ایک دفعہ پھر سے کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری بیوی کا حق کھا رہی ہوں۔ عروج بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی جب وہ شاید کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی، اور اس پریشانی کے عالم میں مجھے کہہ رہی تھی، کوئی حق نہیں کھا رہی، یہ ہماری زندگی ہے اور اس پر ہمارا مکمل حق ہے۔ اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم دونوں پریشان ہوں، ہمیں جینے کا ایک مقصد بنا لینا چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں اس کے ملیح چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے وہ انسان سے کسی جن میں مبتلا ہو گئی۔ میں چیختے ہوئے اس سے دور چلا گیا، لیکن میرے پیروں میں اس قدر بڑی بڑی زنجیریں پڑ گئی تھی کہ انہیں کھولنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ عروج، عروج، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ کس شکل میں تبدیل ہو گئی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ بے ڈھنگے انداز میں چیخیں مار مار کر خوش ہو رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے گلے تک پہنچ گئے اور اسے دبانے لگی۔ میں یہی سمجھا کہ شاید اسے کوئی بہت پہلے والا دورہ پڑا ہے، اسی لیے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، لیکن ابھی میں اسے مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ عروج سے نور میں بدل گئی اور پھر کہہ لگانے لگی۔ میں اب کی دفعہ بے حد ڈر گیا تھا۔ میں نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ میں سر ٹکرا ٹکرا کر رہ گیا لیکن کوئی دروازہ نہیں کھلا۔ نور، یہ جنات کا اثر ہو چکا تھا شاید تم پر۔ عروج مجھے اس حال میں چھوڑ کر تیزی سے کھڑکی کے راستے سے باہر چلی گئی۔ میں اس کی وفاداری پر بڑا ہی حیران تھا کہ یہ تو مجھ سے شادی کرنے پر کہہ رہی تھی، لیکن پھر اب اسے کیا ہو گیا؟ یہ اس انداز میں بھاگ کیوں رہی ہے؟ جیسے عروج گھر سے باہر نکلی تو نور بھی اس کے پیچھے نکل گئی۔ میرے حواس ابھی تک قائم نہیں ہو رہے تھے۔ میں انہی مقبوس الحواسوں کے ساتھ ہی گھر کے باہر سے تالا لگایا اور جلدی سے ان دونوں کے پیچھے جانے لگا، لیکن نہ جانے کیوں وہ دونوں ہی مجھے نہیں ملی۔ میں مارا مارا پھرتا رہا لیکن وہ دونوں ہی مجھے کہیں پر نہیں ملی۔ نہایت پریشانی کے عالم میں قریبی پارک میں چلا گیا تاکہ اچانک آنے والی اس افتاد سے نمٹ سکوں۔ میں ایک پتھر کے بنے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ میرے دونوں طرف ہی کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ عروج تھی۔ عروج، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اور وہ نور تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟
मैंने एक दफा फिर से अरूज से पूछा लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही थी। मैंने 2 से 3 दफा पूछा लेकिन कोई जवाब ना मिला। अचानक उसके लब हिले और वो बोली कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अमजद, नूर मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। उस पर किसी बहुत ही ताकतवर जिन का साया आ गया है। न जाने वो अब कब तक उसकी जान छोड़ेगा। इसीलिए मैं चंद दिनों तक बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अभी जीना है। उरूज बोलती जा रही थी लेकिन उसकी आवाज तो बिल्कुल नूर जैसी थी। मैंने उसे कांधों से पकड़कर अपनी तरफ किया तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो उरूज और नूर के मिले जुले चेहरे में थी। मैं बेतहाशा भागने लगा, बिना किसी रास्ते का तयन करते हुए वहां तक भाग रहा था जहां तक मैं भाग सकता था। इसीलिए एक दरख्त के साए में बैठ गया। मेरा सांस बुरी तरह से फूल गया। अभी मुकम्मल तौर पर बैठा भी नहीं था कि एक तरफ से मुझे अम्मा आती हुई दिखाई दी। मैंने एक दफा फिर गौर से देखा तो वो वाकई अम्मा ही थी। मैं जल्दी से उनकी तरफ भाग के गया ताकि उनसे लिपट सकूं। अम्मा, अम्मा, वो भी बाजू फैलाए खड़ी थी। मैं भागते हुए गया ताकि उनसे लिपट सकूं। जूं ही मैं उनके करीब गया तो उनसे लिपट गया। वो बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। कुछ ही देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर ही कोई नाखून चुभ रहा है। मैंने एकदम से अपने आप को उनसे दूर किया तो मेरी आंखें फटने के लिए तैयार हो गईं, क्योंकि अम्मा के रूप में वो कोई और ही थी। मैं फिर से भागने लगा लेकिन जिस तरफ भी जाता कोई न कोई आ ही जाता। आखिरकार मैं अपनी उसी सड़क की तरफ भाग कर जाने लगा जहां आजकल कफील काम कर रहा था। वो मुझे इस हालत में देखेगा तो शदीद परेशान होगा। इसीलिए मैंने करीब निकलने से मुंह पर छींटे मारे, कुछ हुलिया बेहतर किया और फिर आराम से चलते हुए कफील के पास पहुंच गया। अरे सर, आप तो कुछ दिनों की छुट्टी ली हुई थी ना, ताकि भाभी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना था ना, तो सर आप यहाँ पर क्यों? खैरियत तो है ना? कफील सवाल कर रहा था और उसकी सारी बातें मेरे सर पर से गुजर रही थी। वो सारे काम छोड़कर मेरे पास आया। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने मुझे एक चारपाई पर बिठाया और मुझे इस सर्दी में भी पंखा झलने लगा। फिर पानी पिलाया। अचानक उसकी खुदाई की गई जमीन में से एक वही बोनी औरत निकली और मेरे पर बढ़ने लगी। ये औरत तुमने अभी तक अपने पास रखी हुई है? मैंने कुछ होश में आते हुए उससे पूछा, लेकिन कोई जवाब आया ही नहीं। मैं खुद ही उठा और उस बोनी औरत के पास जाने लगा जो मुझे ही घूरती जा रही थी। मैं मजीद उसके करीब हो गया कि अचानक ही कफील ने मेरा बाजू पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मेरी कलाई टूटने वाली थी। मैं चीखने लगा, कफील मेरा बाजू छोड़ो, मेरा सांस बंद हो जाएगा। तुम्हारा सांस बंद हो ही जाए तो अच्छा है, कफील जमाना आवाज में बोला। मैंने उसके होंठों की तरफ देखा तो वो खून खार लहजे में हंस रहा था। वो इस वक्त कफील नहीं बल्कि नूर के रूप में था। उसे उसी जगह छोड़कर मैं भागते हुए सड़क के दूसरे किनारे चला गया। यहां से घना जंगल शुरू होता है। मैं उस जिन्नाती आफत से महफूज रहने के लिए जंगल के अंदर तक चला गया। जंगल में घुप अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं अंदर से ही चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक अंदाजा था कि यही रास्ता ठीक है। एक जगह से रोने की आवाजें आने लगी। देखा तो कुछ लोग अपने सामने एक लड़की की मैयत रखकर बहुत ज्यादा रो रहे थे। उनके रोने धोने से अंदाजा हो रहा था कि लड़की बिल्कुल जवान थी और किसी जिनजादे ने उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मैं जिन्नात से बचते बचाते हुए इधर आ निकला और यहाँ आकर भी वही तस्करे हो रहे थे। मैं आगे बढ़ गया। जब कुछ ही दूर आगे गया तो वही सारा मंजर, रोने धोने वाला, वही पीटने वाला और वही सेम लड़की मेरे सामने थे। मैंने उन लोगों को देखा तो मेरे माथे पर आने वाले पसीने के कतरे मजीद बढ़ने लगे। लेकिन अब की दफा मैं रुका नहीं था बल्कि चलता ही गया और फिर रास्ते में मुझे ऐसे बेशुमार लोग और जनाजे मिले। मैं भागता ही रहा लेकिन कोई मंजिल नहीं मिली। फिर चलने लगा। मैं जंगल का रास्ता भूल चुका था और फिर इधर उधर भटक रहा था। जब काफी दूर तक चलता ही गया तो रास्ता पुररौनक हो गया। हंसता बसता सा शहर नजर आने लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर एक मिलने वाला मुझे मेरे ससुराल में ले आया, जहां एक कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि नूर का पिछले 2 दिनों से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये सारी बातें मेरे लिए बेमायनी थी, क्योंकि नूर को मैंने खुद कई दिनों से हर जगह पर देखा था। मुझे अपने सामने देखते हुए नूर की अम्मी मुझसे लिपट गईं और नूर की गुमशुदगी के बारे में बताने लगी। दूसरी तरफ मेरे ससुर शदीद गुस्से में थे कि उनकी बेटी कहीं भाग नहीं सकती, क्योंकि वो इस कदर
बेवकूफ़ तो हरगिज़ नहीं थी। वो मुझसे जांच पड़ताल करने लगे। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गए और मुझसे पूछने लगे। मैं पहले तो खामोश रहा, लेकिन फिर मैंने हर बात बड़ी तफसील से बताई। सारी बात को समझते हुए मुझ पर ढेरों लानतें डालते हुए मेरा हाथ पकड़ते हुए गाड़ी तक ले गए और फिर गाड़ी में हम दोनों ही बैठे और गाड़ी सड़क पर फर्राटे भरने लगी। कुछ ही देर के बाद हम लोग एक आमिल बाबा के आस्थाने पर थे। वहां जाकर मेरे ससुर ने सारी बात बता दी। वो आमिल बाबा कहने लगा कि नूर पर एक जिन उसकी तिलावत सुनकर आशिक हो चुका है, लेकिन वो कभी भी नूर को कोई परेशानी नहीं देगा, बल्कि नूर से जुड़े वो तमाम लोग जो नूर को बिला वजह परेशान करते हैं वो उनको नहीं छोड़ेगा। और हाँ मियाँ, तुम भी तो इंसान बनो। एक अदद बीवी के होते हुए कहाँ मारे मारे फिर रहे हो? क्यों उसका दिल दुखाते हो तुम? मैं ये सारी बातें सुनते हुए उस बाबा जी के पैरों में बैठ गया। मैं माफिया मांग रहा था, रो रहा था गिड़गिड़ाकर, लेकिन वो बाबा जी किसी भी सूरत में गुस्से पर काबू नहीं पा सक रहे थे। अरे वो बच्ची मेरे पास आई थी, उसे बेऔलादी का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन ये बात भी तो जरूरी है कि अगर शादी की है तो फिर हर सूरत में निभाएं, वरना फिर छोड़ दें। बेहतर हल यही है। वो बच्ची जब मेरे पास आई थी तो बेहद परेशान थी, लेकिन फिर जब वो यहां से गई तो काफी मुतमईन थी। अब मेरे जहन में तो ये था ही नहीं कि यूं उसके साथ जन्नात ही बसेरा कर लेंगे। कुछ ही देर के बाद बाबा जी ने हमें एक पानी वाली बोतल दी कि जाकर नूर पर छिड़कें। हम फौरन घर गए। नूर मुकम्मल बेहोश थी। वो पानी ले जाते ही उस पर छिड़का तो वो कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। पूरी फिजा अव्वल कलमे से गूंज उठी। और हकीकत भी यही थी कि आज जिंदगी में पहली दफा मुझे नूर पर बेहद प्यार आया। वो रूज का जुनून एकदम से कहीं झाग की तरह बैठ गया। काफी देर के बाद मैं जब रश कम हुआ और सिर्फ घर वाले ही बाकी रह गए तो मैंने हाथ जोड़कर नूर से माफी मांगी। अपने कहे पर मैं शदीद शर्मिंदा था, इसीलिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो सर झुकाए जमीन की तरफ ही देख रही थी, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। उफ, किस कदर मैंने गलतियां की हैं कि वाकई नूर की कदर ही नहीं की। वो भी दबे दबे आंसुओं से रोती रही, लेकिन मैंने उसके आंसू साफ कर दिए और फिर सबके सामने भी उससे माफी मांगी। नूर मुस्कुरा दी। मैंने कुछ दिनों के बाद उसे घर ले जाने का फैसला किया। जिंदगी आज सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरी ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे पास 5 साल के बाद 2 बच्चे हैं, सद शुक्र। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।